रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति की पांचों बहुओं के जिद करने पर वो अपने घर में फ्रिज लाने के लिए मान जाती है और अपने बेटे मनोज के साथ घर में नया फ्रिज लेकर आती है और अपनी पांचों बहुओं नीलम, बानी, कोमल, मीनू और ज्योति सबको बुलाकर बोलती है, लो इतनी जान खा रखी थी ना तुम पांचों ने, लो आ गया फ्रिज। अब आ गया है ना फ्रिज, तो इसका ध्यान भी तुम लोग ही रखना, खराब नहीं होना चाहिए। माँ जी, इसे ना हम किचन में दाएं तरफ रखेंगे, वहीं सही रहेगा। नहीं दी, वहाँ फ्रिज की गैस कहाँ निकलेगी, इसे हम खिड़की की तरफ रखेंगे। अब इस बात पर क्या बहस कर रही हो? ये तो पहले ही तय हो गया था ना कि इसे किचन में बाईं तरफ रखना है। तुम लोग चुप ही रहो, क्योंकि अगर तुम पांचों से किसी बात के लिए पूछ लिया जाए तो ना ही वो बात रहेगी और ना ही उस बात का कोई हल निकलेगा। अरे माँ, जल्दी बताओ ना कहाँ रखना है, मैं भी फ्रिज को रखकर फ्री हो जाऊँ। चल तू मेरे साथ, मैं बताती हूँ फ्रिज कहाँ रखनी है। शांति मनोज के साथ किचन में जाकर फ्रिज को अच्छे से रखवा देती है और फ्रिज को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि पांचों बहुओं की आपस में तू मैं शुरू हो गई थी। ज्योति और मीनू आपस में बहस करते हुए बोल रहे थे, फ्रिज में चिकन भी रखना है, आप नहीं खाते तो क्या हुआ, हम लोग तो खाते हैं ना, हटो यहाँ से, मना मत करो। अभी तक फ्रिज नहीं था तो चिकन बाहर रखा जाता था, तो अब क्यों फ्रिज में रखना? ये तो बाहर भी रखा जा सकता है ना। जब तक फ्रिज नहीं आई थी तब तक बाहर रखना समझ आ रहा था, लेकिन अब तो घर में फ्रिज आ गई है ना, अब तो फ्रिज में ही रखा जाएगा ना सामान। ये फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज से बदबू आएगी, बाकी के सामान तो रखे भी नहीं जाएंगे। फिर दोनों बहस कर ही रही थी कि इतने में बड़ी बहू नीलम और दूसरी बहू बानी वहाँ आते हैं और बानी सबको पीछे करते हुए कहती है, अरे हटो, मुझे बहुत प्यास लगी है और तुम सब फ्रिज के आगे खड़ी हो। हाँ, तो मुझे अपना ये फेस पैक रखना है, इसलिए तो आई हूँ। मैंने फेस पैक बनाया है, जितना यूज हो सकता था कर लिया, अब इतना बच गया तो फ्रिज में रख देती हूँ। दीदी आप ही बोलो ना इसे, मुझे चिकन नहीं रखने दे रही है फ्रिज में, आप ही बताओ ये फ्रिज में न रखूँ तो कहाँ रखूँ? लेकिन ये खा के खत्म हो सकता है ना, फिर तो जरूरी नहीं है ना ये फ्रिज में रखना। कोई बात नहीं, तुम ये खा लो और कोई सामान हो तो वो भी रख लेना। अच्छा जी, आप अपना फेस पैक रख सकती हो, लेकिन मैं हम सबकी खाने की चीज नहीं रख सकती, ये क्या बात है? पहले हटो, मैं पानी पीऊंगी पहले, फिर कुछ बोलूंगी। पानी पीना है? मैं देख रही हूँ जब से फ्रिज आया है कुछ ज्यादा ही प्यास लग रही है। पानी भरना भी होता है, बार बार हम ही थोड़ी बोतल भरेंगे। हाँ दीदी, जब से फ्रिज आया है आप इतनी बार पानी की बोतल ले चुकी हो, लेकिन एक बार भी पानी की बोतल भरी आपने? सारी मैंने और लोगों ने भरी है। इतने में अंदर से तीसरी बहू कोमल और शांति भी आते हैं और आते ही कोमल सबको पीछे करके फ्रिज खोलकर फ्रिज को साफ करने लगती है और उसको देखकर शांति कहती है, ये क्या है, आज ही तो फ्रिज आई है और तुम आज ही से साफ करने लग गई? माँ जी, साफ करेंगे तभी तो गंदगी नहीं होगी ना। लेकिन साफ भी तो उसे किया जाता है जो गंदा हुआ होता है, फ्रिज गंदा नहीं है। अच्छा, मैं फ्रिज को साफ करने के लिए उसके गंदे होने का इंतजार करूं? ये क्या बात हुई भला? माँ जी, आप सबको बोल दो कि फ्रिज एक का नहीं सबका है। यहाँ ये चिकन रख रही है फ्रिज में। पहले मैं फेस पैक रख लूं, फिर बाद में तुम लोग अपनी बहस करना। माँ जी, मैं तो बस। अरे चुप हो जाओ ना, छोटी सी बात पर इतना लड़ रही हो। सब चुप हो जाओ, इसीलिए फ्रिज लाने की जिद कर रहे थे ताकि फ्रिज आने पर घर में कलेश भी आए। नहीं माँ जी। सब जाओ अपने कमरे में, किसी को कुछ नहीं रखना है फ्रिज में, हटो सब यहाँ से। माँ जी, पहले ये चिकन रख दो, फिर मैं जा रही हूँ। हाँ, और ये पैक भी। एक पानी की बोतल भी दे देना। मेरे सामने ही शुरू हो गई तुम सब, समझ नहीं आया क्या कहा मैंने? जाओ सब यहाँ से। शांति सबको वहाँ से भेज देती है और फ्रिज को बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब पांचों बहुओं के बीच कोई भी एक चीज आती तो ये छोटी मोटी लड़ाई होना तो लाजमी था और यहाँ तो फ्रिज आया था। शांति फ्रिज को लेकर आए दिन कभी किसी बहू तो कभी किसी बहू को सुनाती रहती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। शांति रोज रोज के इस तमाशे से तंग आ गई थी, लेकिन शांति करती भी क्या, बहुओं की सुनकर फ्रिज तो ले आई थी, लेकिन अब फ्रिज के पीछे तमाशा रोज हुआ करता था। एक रोज पांचों बहुएं फ्रिज को लेकर अपनी मनमानी कर रही थी कि वहाँ पर शांति का बड़ा बेटा मनोज काम से आता है और आवाज लगाकर पानी मांगता है और पांचों बहुएं आती हैं और उनमें से नीलम कहती है, देखिए ना, मैं बोल रही हूँ कि मैं फ्रिज में थोड़ी देर ठंडी हवा ले लेती हूँ। मैंने अभी मसाज करवाया है, कोई करने ही नहीं दे रहा। अब आप ही बोलो ना। जेठ जी, अब आप दीदी की तरफदारी मत करना। यहाँ से मैं एक पानी की बोतल ले लूँ तो सब मुझे बोलने लगती है। यहाँ तो दीदी फ्रिज की हवा लेने को बोल रही हैं। ऐसे तो फ्रिज की सारी गैस बाहर निकल जाएगी, फिर तो फ्रिज ठंडा भी नहीं करेगी। थोड़ी देर में कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बहुत बार किया है।
अभी तक तो फ्रिज में गैस खत्म नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? मैंने यहाँ पानी मांगा है लेकिन कोई पानी देने को राजी ही नहीं है। अपनी ही करे जा रहे हो सब। और नीलम तुम, हम इतने पैसे लगा कर फ्रिज लाए हैं, अगर तुम्हें ठंडी ही हवा खानी है तो कूलर से भी तो हवा ले सकती हो ना। घर में सभी लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि तभी शांति अपनी पड़ोसन सुलोचना के साथ घर में आती है और उसके घर की ये लड़ाई झगड़े को देखकर सुलोचना भी दंग रह जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे तेरे घर में फ्रिज तो आ गया है, लेकिन तुम फ्रिज का ठंडा पानी तो पी नहीं पाओगे। तेरी बहुएं जो बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हैं। अरे ये तो ऐसे ही बात कर रही है, मेरी बहुएं तो बहुत समझदार हैं। रहने दे अब, और कितना इस बात को ढकेगी? जो हो रहा है चलने दे। अब तक तूने और पड़ोसियों के मजे लिए हैं, अब तेरी भी बारी आ गई। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि एक फ्रिज के पीछे इतनी लड़ाई मत किया करो, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनने को राजी नहीं हो। माँ जी, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो आप इनकी वजह से मुझे क्यों सुना रही हो? जिसकी गलती है उसे बोलो। नहीं माँ जी, सबसे ज्यादा गलती तो दीदी की है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब तू अपने घर के मजे ले, मैं तो चलती हूँ। सुलोचना ताने कसकर चली जाती है। सुलोचना के जाने के बाद शांति पांचों बहुओं को खूब डांट फटकार लगाती है, लेकिन शांति की पांचों बहुओं पर उसकी डांट का रत्ती भर भी असर नहीं होता और अभी भी वो फ्रिज के पीछे आए दिन कोई ना कोई मसला लेकर लड़ाइयाँ किया करती। और अभी भी यही हुआ। एक दिन पांचों बहुएं फ्रिज में अपने सामान रखने के पीछे लड़ाई कर रही थी। लड़ाई करते करते काफी देर तक फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाता है और फ्रिज की सारी हवा निकल जाती है, जिससे फ्रिज खराब हो जाता है। और ये सब शांति देख लेती है और गुस्से में तिल मिलाती हुई कहती है, हो गई तसल्ली, तुम सबने इतनी अच्छी खासी फ्रिज का सत्यानाश मार दिया। अभी इस फ्रिज को आए हुए साल भर भी नहीं हुआ है और तुम पांचों ने फ्रिज की गैस ही निकाल दी। माँ जी, मैं तो फ्रिज से दूर ही खड़ी थी, इन लोगों की वजह से फ्रिज का गैस उड़ी है। कोई बात नहीं, अब फ्रिज की गैस तो निकाल ही दी है तुम लोगों ने, तो ठीक है, अब फ्रिज ऐसी ही रहेगी। लेकिन माँ जी, ऐसे फायदा ही नहीं है फ्रिज का। अच्छा, जब हवा थी तो कौन सा फायदा हो रहा था? आए दिन झगड़ा ही तो कर रही थी तुम लोग, तो अब करो झगड़ा। लेकिन माँ जी, हमारी गलती की सजा आप फ्रिज में हवा न भरवा के क्यों दे रही हो? हाँ माँ जी, जिसने फ्रिज की हवा निकाली है वही भरवाएगा, मतलब तुम पांचों। तो जो आखिर लिखा था वही होता है। अब फ्रिज में कोई गैस नहीं थी, तो पांचों बहुएं चुपचाप सुट बैठ जाती हैं और शांति से माफी मांगकर गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन शांति किसी की भी एक बात नहीं सुनती और अपने फ्रिज को ठीक नहीं करवाती, जिसके बाद जाकर पांचों बहुओं को असली अकल आती है और वो आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करके खुद पैसे जमा करके फ्रिज के अंदर वापस गैस भरवाती है और उसके बाद कभी भी फ्रिज को लेकर झगड़ा नहीं करती। डॉली सुबह तैयार होकर हॉल में नाश्ता करने आती है, जहाँ उसकी माँ निर्मला और पिता चंदर होते हैं। तभी वो नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोलती है, माँ, कल से ना मेरे उठने से पहले पानी गरम रख देना, ठीक है? ठंड आ चुकी है, अब ठंडा पानी तो करंट की तरह लगता है। क्या बेटा, तुझे अभी से ठंड लगने लगी? अरे थोड़ी सी ठंडी हवा भी चलती है ना, तो इसकी तो कपकपी छूटने लगती है। इसके जितनी ठंड तो किसी को नहीं लगती। अब मैं क्या करूँ अगर मुझे इतनी ठंड लगती है तो? चलो अब बातें बाद में करना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। और हाँ, मेरे कुछ गर्म कपड़े भी निकाल देना, कल से मैं वही पहन कर जाऊंगी। हाँ हाँ, सब कर देगी तेरी माँ। पहले तू आराम से नाश्ता तो कर ले। इतना बोलकर तीनों नाश्ता करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मौसम बदलता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है और बढ़ती सर्दियों के साथ डॉली का आलसीपन भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो हफ्ते में बस 2 बार ही नहाया करती थी और गर्म पानी का यूज ही किया करती थी, चाहे नहाना हो या मुंह धोना हो या फिर ब्रश करना ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो अपने बालों को भी गर्म पानी से ही धोया करती थी। सर्दियों के साथ सर्दियों में होने वाली समस्याएं भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम थी, उसके सर की डैंड्रफ। एक दिन वो अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के बीच बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड अलीशा बोलती है, ओए डॉली, अपनी जैकेट साफ कर, कुछ सफेद सफेद सा लगा है। अच्छा, अब बता रही है तू? यार दिख रहा है तो साफ कर देना। मैंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, अगर मैं करूँगी तो वो गंदे हो जाएंगे। हे भगवान, कई आलसी देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा।
ए रिया, साफ कर दियो जरा। उसकी बात सुनकर रिया डॉली की जैकेट साफ करने लगती है और बोलती है, डॉली तू अपने बाल बाल धोती है या नहीं? ये सफेद सफेद डैंड्रफ है, तेरे सर में से ही तेरी जैकेट पर आए हैं जरूर। क्या यार डॉली, इतना आलस। तुझे पता है ना ये डैंड्रफ बालों की गंदगी होते हैं, तू इन्हें साफ क्यों नहीं करती? यार आज से पहले मेरे सर में कभी डैंड्रफ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो गया? तुम कुछ बताओ ना, क्या करूं, कैसे हटाऊं इसे? तू थोड़ा दूर से ही बात कर, वरना तेरे ये डैंड्रफ उड़ उड़ कर हमारे इस बालों में भी आएंगे। और अच्छा सा शैम्पू यूज कर। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और डॉली अपने बालों को ही देखती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब डॉली अपने बालों में कंघी कर रही होती है कि तभी उसकी कंघी में बहुत सारे बाल टूट कर गिरते हैं, जिसके बाद वो अपने सर को खुजाते हुए अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो ना, मेरे सर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और ऊपर से जो बाल टूट रहे हैं वो अलग। हाय, कैसे सर खुजा रही है? कहीं तेरे जू तो नहीं हो गई? अरे मैं तो पहले ही सिर में डैंड्रफ होने की वजह से परेशान हूँ, आप जुए और पड़वा दो मेरे सर में। डैंड्रफ तो होगा ही ना, लोग सर्दियों में हल्के गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन तू तो ठंड के मारे खौलते हुए पानी से नहा लेती है, और तो और उसी पानी से सर भी धोती है, इसलिए तो तेरे बाल भी कितने कमजोर हो गए हैं। माँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब छोड़ो, बस ये बताओ कि इस डैंड्रफ से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? देख, डैंड्रफ हटाने का एक घरेलू नुस्खा है मेरे पास, पर उसके लिए तुझे थोड़ी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माँ दिन भर सर खुजलाने से तो अच्छा है कि थोड़ी सर्दी बर्दाश्त कर लूं। मैं ये सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, छुट्टी वाले दिन मैं तेरे सर में दही लगा दिया करूंगी, 2-3 बार लगाने से ही तेरा डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर वो उसे समझा देती है और तब तक डैंड्रफ होने के चलते वो घर से बाहर नहीं जाती। और संडे के दिन उसके पिता चंदर उससे बोलते हैं, क्या बात है बेटी, तेरी सर्दियों की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं क्या? 4-5 दिन से तू घर पर ही है? नहीं पापा, वो क्या है ना कि मेरे सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया है। बालों में जरा सा हाथ क्या मारूं, डैंड्रफ झड़के सारा मेरे कपड़ों पर आ जाता है। पर हाँ, मैं कल से कॉलेज जाऊंगी क्योंकि माँ आज मेरे बालों में दही लगा देंगी, जिससे डैंड्रफ में कुछ हद तक मुझे राहत मिल जाएगी। अरे आ जल्दी इधर। निर्मला के बुलाने पर डॉली उसके पास जाकर अपने बालों में दही लगवा लेती है और 2-3 घंटों बाद धो लेती है, लेकिन ठंड में दही सर पर लगाने के कारण उसे जुकाम और बुखार लग जाता है, जिसके कारण वो 2-3 दिन तक बीमार रहती है। और ऐसे ही एक दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी उसके पिता चंदर कहते हैं, अरे डोली की माँ, 2 दिन बाद डोली को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर माँ मैं अपने डैंड्रफ का क्या करूँ? अरे वो 2 दिन बाद आने वाले हैं, आज एक बार और अपने सर पे दही लगवा ले। माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे सर में कुछ भी लगा दो, गोबर लगा दो, लेकिन दही मत लगाओ। मैं दोबारा से बुखार में तड़पना नहीं चाहती। अरे इतने सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, कोई और अपना लो ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। और ऐसे ही 2 दिन बाद उसके लिए वीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद डॉली और वीर की शादी हो जाती है। और ससुराल में भी डॉली अपने आलसीपन को नहीं छोड़ती, जिसके कारण वो घर के कामों में भी काम चोरी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कंबल में लिपटी टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास अंशना उसके पास आकर बोलती है, अरे ओ आलस की दुकान, ठंड के अकेले तेरे ही लिए है। किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, कंबल से निकल और जाकर बर्तन धो। सासू माँ ठंड का मौसम है तो गर्मी तो लगने से रही बात बर्तन धोने की, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करवा दो, मैं झटपट धो दूंगी। अच्छा, अब तू बर्तन भी गर्म पानी से धोएगी? हाथ धोती है किसी बात की? और ये कंबल पर सफेद सफेद सा क्या है? और ये तो तेरे बालों में भी है, क्या लगाया तूने? अरे कुछ नहीं लगाया सासू माँ, वो सर्दियों में मेरे सर में ना डैंड्रफ हो जाता है, तो बस वही है। अब साफ सफाई नहीं रखेगी तो डैंड्रफ ही होगी ना। 4 दिन में तो तू नहाती है, उसमें भी बाल नहीं धोती। अगर कल से तू रोज नहीं नहाई और तूने गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से सर नहीं धोया तो मैं ठंड में तुझे छत पर सुलाऊंगी, बता रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और अपना सर खुजाते हुए डॉली खुद से बोलती है, अरे डॉली, पहले से ही तू डैंड्रफ की वजह से इतनी परेशान है, अब अपनी सासू माँ के चलते तुझे ठंड में ठंडे पानी से सर धोना पड़ेगा।
सही मुसीबत है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजना के कहने पर डॉली बालों की सफाई पर ध्यान देती है, लेकिन फिर भी उसके सर से डैंड्रफ नहीं जाती और बार बार खुजाने की वजह से उसके सर के आसपास छोटे छोटे सफेद दानों का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही एक रात वो अपने कमरे में सर खुजाते हुए आती है और उसका पति वीर उससे बोलता है, डॉली टेबल पर खाने की प्लेट रखी है, देना जरा। डॉली खाने की प्लेट को उठाकर उसे दे देती है और खुद भी उसी में से खाने लगती है। उसकी इस हरकत पर प्लेट को साइड में रखते हुए वीर बोलता है, अरे एक तो सारा दिन अपने गंदे हाथों को सर में डालती रहती हो, कितने कीटाणु होंगे तुम्हारे हाथों में, और उसी हाथ से खाना खा रही हो, कम से कम हैंड वॉश तो कर लो यार। ओह सॉरी, मैं हाथ धोकर खाना खा लेती हूँ, तब तक तुम मेरे सर में प्लीज खुजली कर दो। हाँ, यही तो काम रह गया है बस। तुम्हें पता भी है रोज सुबह तकिए पर तुम्हारे टूटे बालों के साथ कितना डैंड्रफ होता है। ऐसा ही रहा तो कहीं मेरे सर में भी डैंड्रफ ना हो जाए। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई, कितने शैम्पू भी ट्राई किए, ये डैंड्रफ इतना जिद्दी है कि जाता ही नहीं। बताओ क्या करूँ मैं? अच्छा चलो एक काम कर दो, अगर तुम खुजा नहीं सकते तो कम से कम अपने हाथ से खाना खिला दो। डॉली के इतना कहने पर वो उसे प्यार भरे अंदाज से अपने हाथों से खाना खिलाता है और ऐसे ही समय बीतता है और डॉली डैंड्रफ से बहुत परेशान रहती थी। तभी एक दिन उसके घर उसकी दादी सास आती है, जिसके बाद वो उसके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो उसकी दादी सास की नजर उसके बालों में हुए डैंड्रफ पर जाती है और वो बोलती है, का बहुरिया तुम्हारे सर में खुशकी हो रही है का? लो, घर आते ही इन्होंने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ माँ जी, इसीलिए तो सारा दिन सर खुजाती फिरती है। कहीं ये भी मेरे बालों में दही या कुछ और न लगाने लगे। हे भगवान, मेरे बालों की रक्षा करना। अरे टेंशन की कोनो बात नहीं, हम तो का ऐसा नुस्खा बताए ना कि ये खुशकी दुमदमा कर भाग जाएगी। जिसके बाद से दादी सास रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया करती ताकि उसके सर का फंगल इन्फेक्शन कम हो, और रात को उसके बालों की अच्छे से मालिश किया करती। साथ ही साथ उसके बालों की अच्छे से साफ सफाई भी करवाया करती। ऐसे ही लगातार 1 महीने करने से डॉली के बालों की डैंड्रफ सच में गायब हो जाती है और वो अपनी दादी सास से बोलती है, सच में दादी सासू माँ, बड़े बूढ़ों के नुस्खे तो किसी वरदान से कम नहीं होते। आखिरकार मुझे मेरी डैंड्रफ के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल ही गया। अरे फिर मैं हूँ भी तो तेरी सास की सास, नुस्खा तो काम करेगा ही ना। उसके इतना बोलते ही सब खुशी से हंसने लगते हैं और डॉली भी डैंड्रफ दूर हो जाने की वजह से बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। विवेक अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और विवेक खुद से बोलता है, अब ये बिना मौसम बरसात की होने लगी, वो भी इतनी जोर से। खैर मुझे तो कार से जाना है, जल्दी करता हूँ वरना राधिका वेट करती रह जाएगी। इतना कहकर वो अपने बैग से सर को ढककर कार में बैठ जाता है और तभी उसके फोन पर राधिका का कॉल आता है और वो बोलता है, हाँ राधिका, बस कुछ देर और, मैं बस ऑफिस से निकल ही गया हूँ। नहीं विवेक, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि आज मेरी मीटिंग बाहर थी तो मैं वहीं से घर आ गई हूँ, इसलिए तुम सीधा घर चले जाना। ओह अच्छा किया जो घर चली गई, वरना आज की बारिश देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, लव यू। लव यू टू, और हाँ ध्यान से ड्राइव करना। इतना कहकर राधिका कॉल कट कर देती है और विवेक ड्राइव करने लगता है। धीरे धीरे बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगती है और कुछ दूर जाकर एक बस स्टैंड के पास विवेक की कार का एक टायर पंचर हो जाता है और वो कार से उतरकर बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है, जहाँ कुछ और लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं और उन सभी लोगों में एक अकेली रवीना नाम की लड़की खुद से बोलती है, प्लीज गॉड, थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दो, बस एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, फिर जी भर के अपनी टंकी खाली कर लेना। हाँ भगवान, मेरी भी यही गुजारिश है, कृपया करके आप अपनी दृष्टि हम बालकों पर डालें जो इस मूसलाधार बारिश में घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वैसे आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही, लेकिन लगता है कि ये बारिश तो रुकेगी ही नहीं। उसके इतना बोलते ही बारिश और तेज हो जाती है और हवाओं के कारण बारिश की बूंदों से झटके आने लगते हैं
और सभी लोग भीग जाते हैं। कुछ देर बाद ओले पड़ने लगते हैं और जब कुछ ओले रवीना पर पड़ते हैं वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, आउई मम्मी, ओले या पत्थर कितने जोर से लग रहे हैं। जिसके बाद मौसम और खराब होने लगता है और रवीना बारिश में भीगने से कांपने लगती है। तभी विवेक उसके सामने आकर उसे अपने कोट से ढक देता है ताकि वो बारिश से बच सके। कुछ देर बाद जब बारिश धीमी हो जाती है वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर से बारिश तेज हो जाती है और दोनों पास के ही एक होटल में चले जाते हैं जहाँ एक ही कमरा खाली था। दोनों रूम में जाते हैं और विवेक अपने कपड़े चेंज कर लेता है और रवीना को ऐसे कांपता हुआ देखकर उससे बोलता है, देखो इतनी ज्यादा बारिश की वजह से एक ही कमरा मिल पाया है, तुम भी जाकर चेंज कर लो, बहुत ज्यादा भीग गई हो, तबीयत खराब हो जाएगी। उसके इतना बोलने पर रवीना कांपती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जोरों की बिजली कड़कती है और रवीना डरकर विवेक के गले लग जाती है और विवेक भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और जब सुबह होती है तो विवेक देखता है कि रवीना एक कोने में बैठकर रो रही है और उसके पास जाकर वो बोलता है, मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तुम ऐसे रो मत, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसमें गलती मेरी भी है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है और राधिका की शादी विवेक से तय हो जाती है और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। राधिका की लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस हादसे के बाद विवेक की जिंदगी कुछ उलझ सी गई थी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधिका से हो जाती है। और जब वो पहली रात अपने कमरे में जाता है तो वो चुपचाप सा रहता है और उसे ऐसे देखकर राधिका बोलती है, क्या हुआ विवेक? मुझसे ज्यादा शादी की खुशी तो तुम्हें थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिख नहीं रही। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। क्या मैं इसे रवीना के बारे में बता दूं? नहीं, शादी की पहली रात को ही अपनी सौतन के होने की बात सुनकर इस पर क्या बीतेगी। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। नहीं राधिका, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इतना कहकर वो सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और विवेक रवीना से मिलता रहता है। ऐसे ही एक दिन रवीना विवेक से बातें करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। विवेक उसे लेकर क्लिनिक जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रवीना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विवेक पहले तो थोड़ा सा टेंशन में आता है और उसे ऐसा देखकर रवीना उससे बोलती है, विवेक, मेरी वजह से तुम पहले ही परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालूंगी। मैं इसे लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। ये कैसी बात कर रही हो तुम रवीना? तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? इतना बोलकर वो मंदिर जाकर उससे शादी कर लेता है और उसे एक नए घर में ले जाता है। जिसके बाद वो बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगी और अपना बहुत ख्याल रखोगी, समझी? क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, मेरी निशानी भी तुम्हारे पास है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और विवेक ज्यादातर समय रवीना के साथ ही बिताने लगता है और राधिका विवेक के बदले रवैये की वजह नहीं समझ पाती और वो अपनी सास हेमा से बोलती है, माँ जी, जब से शादी हुई है विवेक जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है। अरे बहू, तू बेकार ही चिंता करती है, कोई बात होगी तो वो तुझे जरूर बताएगा। ये बोलकर उसकी सास उसे समझा देती है, लेकिन राधिका फिर भी उदास ही रहती है। उधर जब विवेक फ्रूट्स लेकर रवीना के पास जाता है तो देखता है कि वो झुककर पोछा लगा रही है और वो उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है और मन में बोलता है, इस हालत में मेरे ऑफिस जाने के बाद रवीना का घर में अकेला रहना सेफ नहीं है। लगता है अब माँ और राधिका को रवीना से मिलवाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रवीना का सामान पैक करके उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ और राधिका को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी सौतन है और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जब ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? विवेक, तुम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इतना बोलकर वो रवीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, रुक जा बहू, ये कहीं नहीं जाएगी। माँ जी,
मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? माना इन दोनों से गलती हुई है, लेकिन इसमें इसकी कोख में पल रहे बच्चे का क्या कसूर है? ये तो मेरे विवेक की ही औलाद है ना, और मैं इस हालात में इसे बाहर जाने को कैसे कह सकती हूँ? इतना कहकर वो रवीना को अपने साथ कमरे में ले जाती है और राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जिसके बाद विवेक उसके पास आकर बोलता है, राधिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ना बताकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुस्सा तुम अपने आप पर या रवीना पर मत निकालो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे तुम? जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। हेमा रवीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे कोई काम नहीं करने देती, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू जरा पानी गर्म कर दे, रवीना इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। रवीना रवीना रवीना, अरे बार बार अपनी सौतन का ही नाम सुनकर पागल हो चुकी हूँ मैं भी इस घर की बहू हूँ, ना कि अपनी प्रेग्नेंट सौतन की नौकरानी, समझी आप? दीदी आप शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ तो तुझे तो खुशी होगी ही ना, और ये क्या दीदी बोल रही है तू मुझे? तू मेरी सौतन है, बहन नहीं, समझी? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर वो उसे पीछे धकेल देती है। रवीना गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक आकर उसे संभाल लेता है और राधिका घबराते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। इतनी भी क्या नफरत राधिका कि तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? सॉरी विवेक, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस कर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरा बस चले तो तू इसे जान से ही मार डाले। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर से जाने लगती है। तभी रवीना उसके सामने आकर बोलती है, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। देखो रवीना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये मुझसे पहले आपका घर है, बस थोड़ा टाइम और। इस बच्चे के इस दुनिया में आते ही मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। जिसके बाद राधिका भी उसके साथ प्यार से रहने लगती है। कुछ समय बाद जब रवीना की डिलीवरी होती है तो वो बिना किसी को बताए अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ती है जिसमें उसने उसे ना ढूंढने और विवेक राधिका को अपनी जिंदगी में साथ आगे बढ़ने की बात लिखी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे